आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में पति और पत्नी दोनों के लिए बात होने वाली है, क्योंकि पति भी केस करता है, पत्नी भी केस करती है। या सिर्फ पति ने केस किया हो या सिर्फ पत्नी ने केस किया हो, लेकिन दोनों को ही कोर्ट जाना पड़ेगा। और जब आप कोर्ट जाओगे या आप पुलिस स्टेशन जाओगे या मेडिएशन सेंटर में जाओगे, तो वहां पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। और इतना ही नहीं, आप अपने एडवोकेट के पास जाओगे तो वो भी आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। और आज मैं आपको ऐसे ही आपके समक्ष 20 सवाल बताने वाला हूं। ऐसे सवाल आमतौर पर अलग अलग केसेस में, सभी केसेस में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं, मौखिक पूछे जाते हैं, रिटर्न में पूछे जाते हैं, और इनका आपको सही सही जवाब देना होता है। अगर आपने एक जगह भी इनका गलत जवाब दे दिया तो आप अपने लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए ये 20 सवाल, और इन 20 सवालों के जवाब ठीक से रट लीजिए। ये आपसे कभी पूछे जा सकते हैं, किसी भी स्टेज पर, कहीं पर भी। जय जनेन्द्र, ओम केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, या अन्य किसी जानकारी के लिए, दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, आपकी शादी कब हुई थी? डेट क्या है? स्थान क्या है? कहाँ हुई थी? कब हुई थी, कहाँ हुई थी, स्थान क्या है, तारीख क्या है? ये आपको पूरी तरीके से रटा हुआ होना चाहिए। इवन कि किस हॉल में हुई थी, किस लॉज से हुई थी, किस मंडप से हुई थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये आपसे सवाल कई बार पूछा जाएगा। मैंने देखा कई बार लोग ठीक से नहीं बता पाते, अपनी शादी की डेट ही भूल जाते हैं। इसे रट लीजिए। नंबर 2, आप कब से अलग रह रहे हैं? ये रटा हुआ होना चाहिए दोनों पक्षों को। अगर ये कुछ बोल रहा है, एक कुछ बोल रहा है, तो यहां पर भी आपको दिक्कत हो सकती है, और आप किसी केस में बुरी तरीके से फंस सकते हो, सजा तक हो सकती है, या डिवोर्स में भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए कब से अलग हैं वो डेट भी आपको प्रॉपर याद होना चाहिए। किस स्थान से अलग है ये भी आपको याद होना चाहिए। किस टाइम से याद है, किस टाइम से अलग है, वो टाइम भी आपको याद होना चाहिए। अगर किसी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन तक आप छोड़ के आए थे तो वो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में छोटी छोटी सी बातें ध्यानपूर्वक सुनी जाती हैं, उन पर फैसले किए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। नंबर 3, अब कोर्ट यहां पर पूछ सकती है, पति आरोप लगाता है, पत्नी आरोप लगाता है। पत्नी आमतौर पर आरोप लगाती है, मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। तो यहां पर कोर्ट पूछ सकती है पति से कि आपने अपनी पत्नी को मार पीट के घर से बाहर क्यों निकाला? तो इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। नहीं निकाला तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, झूठ बोल रही है। और निकाला है तो क्यों निकाला, इसका कारण आपके पास होना चाहिए। नंबर 4, आपके ऊपर यह भी आरोप होता है कि आप दहेज मांगते हैं, दहेज ले चुके हैं, दहेज से संतुष्ट नहीं हैं, दहेज के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर ये वाला आरोप आपके केस में है तो ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा, और इसका जवाब आपको ठीक से देना है, याद करके देना है, ध्यानपूर्वक देना है, और एक एक शब्द को सोच समझ के देना है। इसका जवाब बहुत लंबा हो जाएगा डिटेल में जाएंगे तो, लेकिन इसको बहुत सोच समझ के आपको जवाब देना है। और ये सवाल आपसे कई बार आपके सामने आएगा, एक बार नहीं कई बार आएगा, और सभी केसेस में आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर 5, आपको इतना सारा दहेज दिया गया फिर भी आप संतुष्ट क्यों नहीं है? कितनी भूख है आपकी? ये सवाल भी आपके सामने आएगा, उसे अच्छे से रट लीजिएगा। नंबर 6, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, क्या आपने कहीं पहले काम किया, क्या वर्तमान में कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं? ये सवाल भी आपके सामने आ सकता है, आएगा ही, और आता ही है। नंबर 7, आपकी आमदनी क्या है? ये पति से पूछा जा सकता है, पत्नी से पूछा जा सकता है कि आपकी इनकम क्या है। तो एक्यूरेट, क्योंकि अभी आप कुछ और बोल देंगे, फिर आपका बैंक स्टेटमेंट आएगा, उसमें कुछ और दिखेगा, आप यहां फंस जाएंगे। इसलिए इसको भी रट लीजिए। आपके बैंक अकाउंट में कितना आपका इनकम क्रेडिट होता है? अब आप सैलरी पर्सन है, आपके अकाउंट में 20,000 रुपये आता है, आप 20 बताइए, साहब 20,000 रुपये मिलता है मुझे। तो आपकी अपनी इनकम प्रॉपर बताएं। आप बिजनेसमैन हैं तो आप बता सकते हैं कि साहब साल में मेरा इतना ट्रांजैक्शन होता है, जिसमें मेरे इतने खर्चे हैं, इतनी मेरी इनकम है।
ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो बिजनेसमैन की अप्रोक्स में रहती है और सैलरी पर्सन की परफेक्ट रहती है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 8, आपके नाम से कितनी संपत्तियां हैं। कई बार पत्नी लिखवा देती मेरे पति के पास ये है, ये है, ये है, तो आपके पास भाई साहब जो है आपको वो ही बताना। मेरे नाम से क्या है, मुझे उसी संपत्ति के बारे में बताना। जो मेरे नाम से नहीं है, मेरे परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम से, उसके बारे में नहीं। मेरे पूछी आपके नाम से कितनी संपत्ति, तो मेरे नाम से क्या क्या है मुझे वही बताना, बाकी चीजें नहीं बताना। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी और की बताओगे तो वो आपकी गिनी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और अपने खाते में किसी अन्य व्यक्ति का पैसा नहीं लेना, अपनी इनकम का ही लेना, वरना वो आपकी इनकम मानी जाएगी जो दूसरा व्यक्ति आपके खाते में पैसे डाल रहा है। नंबर 9, आपके परिवार की कितनी आय है, ये भी पूछा जा सकता है। आपके परिवार की आय क्या है, पत्नी से भी पूछा जा सकता है और पति से भी पूछा जा सकता है, और आपको अपने परिवार की आय बताना पड़ेगी। ये भी ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कि मेरे परिवार की आय कितनी है। ये भी पूछा जा सकता है कि वो करते क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। नंबर 10, कोर्ट आपसे ये कह सकती है कि आप इतना कमाते हैं, आपके परिवार की इनकम इतनी है, तो आप अपनी पत्नी को इतना भरण पोषण तो दे ही सकते हैं, और आपने यहाँ पे कह दिया कि हाँ दे सकते हैं, तो पर समझ लीजिए कि आपने हामी भर दी और आपकी सहमति से ये भरण पोषण को तय कर दी। अब आपके यहाँ पर जवाब ये हो सकता है कि भाई पत्नी गलत है, मैं क्यों दूँ, मेरी इनकम है, वो मेरे लिए, मेरे घर में मेरे साथ रहे तो ठीक, जब मेरे घर में मेरे साथ ही नहीं तो मैं क्यों दूँ। या फिर वो एडल्ट्री में ही या वो मेरे साथ इस तरीके का उत्पीड़न कर गई है तो मैं उसे एक पैसा नहीं देना चाहता, मैं नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा, और आपने हाँ बोल दिया कि हाँ दे सकते हैं, तो फिर आपकी हामी मानी जाएगी और ये आपकी सहमति से मेंटेनेंस तय हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर 11, आप पत्नी की सुरक्षा के साथ साथ उसके हर जरूरतों को पूरा करेंगे और ले जाइए साथ में, और आपने हाँ बोल दिया तो पत्नी की सुरक्षा भी आपको करनी है और उसकी जो भी जरूरतें हैं वो डिमांड करेगी वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन ऐसी नहीं कि अनैतिक डिमांड नहीं पूरी करना पड़ेगा, नैतिक डिमांड है। लेकिन यहाँ पर आप फंस भी सकते हैं, कैसे फंस सकते हैं वो फिर डिटेल में बताएंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। नंबर 12, आपके माता पिता, भाई बहन सब पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं, दहेज मांगते हैं, उसका उत्पीड़न करते हैं, शोषण करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, घर से निकाल दिया, स्त्रीधन छीन दिया, तमाम प्रकार के एलिगेशंस आपके और आपके परिवार पर होते हैं, तो वही कोर्ट आपसे कहती है, उनके वकील साहब कहते हैं, तो सोच समझ के आपको जवाब देना है कि जो आरोप है ये कौन सा सही और कौन सा झूठ है, कौन सा बिना सबूत के लगा दिया गया है, सोच समझ के जवाब देना है इसका। नंबर 13, पत्नी का स्त्रीधन कब लौटाएंगे, और आपने कह दिया हाँ दे देंगे, तब आप फंस गए, देना ही पड़ेगा भला ही आपके पास ना हो। और जहां पर अब आपको कहा गया कब लौटाएंगे, आप वहां जवाब देते हैं कि मेरे पास था ही नहीं, इनके पास है, या इन्होंने खुद कबूल किया कि मेरे पास है, और आप कह रही नहीं है, तो आप बच जाएंगे, ऐसा हो सकता है। नंबर 14 प्रश्न हो सकता है कि आपने अपनी पत्नी का जानबूझकर अबॉर्शन कराया क्योंकि आप बच्चा नहीं चाहते थे, या उसके गर्भ में लड़की थी, आपने जांच करवा लिया, कोई भी XYZ रीजन हो सकता है। इसका जवाब भी आपको बहुत ही सोच समझ के देना है, पहले विचार करिए, मंथन करिए, और इसका जब सवाल आपको आता है तो इसका जवाब आपको बहुत सोच समझ के देना है। नंबर 15 प्रश्न आपके ये हो सकता है कि आपने पत्नी के ऊपर हमला किया, उसके परिवार पर हमला किया, ये हो सकता है, तो इसका जवाब भी आपको बहुत ही सोच समझ के देना है, सावधानी पूर्वक। नंबर 16, यह भी आपके लिए सवाल हो सकता है कि आप अपनी पत्नी का वीडियो वायरल करने की धमकी देते हो, आपने उसके वीडियो बना लिए हैं, आपने उसके बेडरूम में वीडियो बना के वायरल करोगे, धमकाते हो उसको, कुछ इस तरीके से आपके ऊपर तगड़ी भाषा में, ऊंची भाषा में सवाल पूछे जा सकते हैं। यहां पर आपको शांत रहना है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है,
आपको कहना है, ना हमने कोई ऐसा वीडियो बनाया है और ना ही मैंने कोई वायरल करने की धमकी दी है। और अगर वो कहती है तो वो प्रमाणित करे कि मैंने कब धमकी दी, मैंने कौन से वीडियो वायरल किया। मैंने ऐसा कोई वीडियो आज तक बनाया ही नहीं है, तो मैं वायरल कहां से कर दूंगा। तो सोच समझ के इसका जवाब दीजिएगा। 17वां सवाल आपके ऊपर यह हो सकता है कि आप उस पर शक करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। इसका जवाब भी आपको बहुत ही सोच समझ के देना होगा। 18वां सवाल आपके ऊपर यह हो सकता है कि आप अपनी पत्नी के ऊपर अडल्ट्री का झूठा बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उसका पीछा करते हैं। इसका जवाब भी आपको बहुत ही सोच समझ के देना होगा। 19वां सवाल आपके ऊपर यह हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है 19वें सवाल में कि आप लोगों ने धोखा देकर शादी की है। अब धोखा कई प्रकार का हो सकता है, एजुकेशन छुपाया हो, जॉब छुपाई हो, बिजनेस छुपाया हो, प्रॉपर्टी छुपाई हो, धोखा देकर शादी की है, कोई बीमारी छुपाई हो। तो इसका जवाब भी बहुत सोच समझ के दीजिएगा, ये सवाल आपके पास में कई बार आ सकता है। और अंतिम 20वां सवाल आपके ऊपर ये भी आ सकता है कि आपने दहेज में इतना नकदी लिया, इतना सामान लिया, आपने इतना मांगा था, हमने पूरा दिया, हैसियत से बढ़ के दिया, फिर भी आप संतुष्ट नहीं है। कितनी भूख है आपकी भाई। आप तो दहेज लोभी निकले, दहेज के दरिंदे निकले। वहां आपको उत्तेजित नहीं होना, सावधानी पूर्वक सही सही जवाब देना है, एक एक शब्द को नपातुला बोलना है, विवेक और संयम पूर्वक। तो ये आपसे 20 सवालों के जवाब लिए जा सकते हैं, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। कई बार आपके ऊपर ये सवाल आ सकते हैं, अलग अलग कोर्ट में, अलग अलग केस में, मीडिएशन में, पुलिस स्टेशन में, कहीं पर भी ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके वकील साहब भी इन सवालों के जवाब आपसे मांग सकते हैं। तो सवालों को रट के जाइए, ध्यानपूर्वक लिख लीजिए, जवाब तैयार कर लीजिए और सही और परफेक्ट जवाब देना है, अन्यथा आप फंस सकते हैं और कुछ सवालों के साथ आपको सबूत या गवाह भी प्रस्तुत करना पड़ सकते हैं। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।